हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्यूमिनेंस। देखिए, हमने एक रिवीजन लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया था क्लास 11th के लिए। तो मैंने एक चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया, ठीक है। लेकिन बच्चों ने कहा कि क्योंकि 11th के बच्चों के टर्म 2 एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा, मतलब उनकी डिमांड थी कि टर्म 2 के चैप्टर्स को पहले कवर किया जाए, उसके बाद फिर टर्म 1 के चैप्टर को फिर रिवाइज़ करें। तो मैंने कहा कि ठीक है, टर्म 2 के चैप्टर्स को पहले रिवाइज़ कर लेते हैं। तो टर्म 2 के अब मैं जो है वो पहले टर्म 2 के चैप्टर्स पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर टर्म 1 के चैप्टर्स को रिवाइज़ करवाऊँगी, ठीक है। तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, जो बेसिक थिंग थी उसमें वो आपका यूनिट एंड डायमेंशन, जिसका काम आपको सारे चैप्टर में पड़ेगा, क्योंकि जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ोगे सबके यूनिट देखोगे ही, सबके डायमेंशन देखोगे ही, तो वो चीज़ पढ़ लिए हो, ठीक है। तो अब जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं कि दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आपके टर्म 2 का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में पहला जो यूनिट दिया हुआ है आपका, दैट इज़ आपका दिया है क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। पहला यूनिट आपका दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक। इसमें क्या है सबसे पहले कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। देखिए, जहाँ तक मैटर की, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक। तो देखो, मैटर की जहाँ तक बात होती है, तो हम मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सब जानते हो मैटर को जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक। पहला आपका हो गया क्या, सॉलिड, ठीक है। दूसरा आपका हो गया क्या, लिक्विड, और तीसरा आपका क्या हो गया, गैस, ठीक है। तो बारी बारी से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का आज पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो, सॉलिड के क्या क्या कवर करोगे। सॉलिड के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हो जाएगा आपका, पहला इलास्टिसिटी, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है, इलास्टिसिटी पढ़ना है, ठीक। इलास्टिसिटी पढ़ोगे, स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, फिर ये 3 तरह के मॉडुलस पढ़ोगे, और एक लास्ट में एक रेशियो पढ़ोगे, पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। तो देखो, क्या करते हैं हम कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैटर का आपका कैटेगराइजेशन किया गया है, मैटर को जो आपको कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में, देखो, ये जो आपका मैटर है, इस मैटर को ये जो मैटर है आपका, इस मैटर को जो 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ये 3 पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो, तो ये जो 3 आपने कैटेगरी किया है मैटर का, आप सब जानते हो कि सॉलिड क्या होता है, ठीक है, लिक्विड क्या होता है, और गैस क्या होता है। कैसे हम इसको जो है वो कैटेगराइज करते हैं, ठीक। आप जानते हो कि शेप और मतलब उसका जो शेप है और उसका जो वॉल्यूम है, ठीक। वॉल्यूम, शेप एंड साइज, इन सब के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हो। ये सब जानते हो कि सॉलिड जो होता है उसका फिक्स शेप होता है एंड फिक्स साइज होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड जो होता है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन आपका शेप फिक्स नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका शेप क्या करता है, ये ले लेता है, ठीक है। और गैस का ना वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ है, ये सब जानते हो। तो और इसमें जो एक चीज़ होती है, बीच में आपने पढ़ा होगा कि सारे मैटर्स का क्या पढ़ा होगा, इंटर एटॉमिक क्या फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़े होगे कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं,
ठीक है। इसमें इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे रहते हैं वो मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे रहते हैं, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और गैस में और दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ये सब बात नहीं है करने वाली, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉलिड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या पढ़ना है, इलास्टिसिटी, ठीक है। देखो कुछ यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे, ठीक है। उस टर्म्स को पहले हम लोग देख लेते हैं। उस टर्म मतलब वो टर्म क्या होता है उसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका आएगा डिफॉर्मेशन, ठीक। अब देखो डिफॉर्मेशन क्या होता है। डिफॉर्मेशन जानने से पहले ये जानो कि कन्फिग्रेशन क्या होता है। किसी भी चीज़ की कन्फिगरेशन मतलब ये हुआ कि उस चीज़ की फॉर्मेशन मतलब उसकी बनावट, हर चीज़ की अपनी एक कन्फिगरेशन होती है। जैसे मान लो कि ये आपका ये 5 उंगली है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये 5 उंगली है, ठीक। ये दूसरी 5 उंगली है, ठीक। मैंने इसको इस पर ऐसे रख दिया, ठीक है, इसको इस पर रख दिया, तो ये एक कन्फिगरेशन बनी हमारे पास, ठीक। ये एक हमारे पास कन्फिगरेशन है। अब अगर मैंने इसको जो है वो इस कन्फिगरेशन से बिगाड़ दिया, ठीक है, मतलब जैसे मान लो थोड़ा सा हम ऐसे घुमा देते हैं, अब मेरी उंगली क्या हो गई, मेरे फिंगर्स जो हैं वो एक दूसरे के अगल बगल हो गए, बीच बीच में नहीं हुए, ठीक है। तो मतलब कि पहले जो इसका कन्फिगरेशन था ये, उससे हमने क्या किया, इसके कन्फिगरेशन को चेंज कर दिया। तो ये जो चीज़ होता है कि हम पहले जो उसका फॉर्मेशन रहता है उसके फॉर्मेशन से हम उसको चेंज कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर दिया, ठीक। फॉर्मेशन को चेंज कर दिया मतलब क्या किया, डिफॉर्म कर दिया ठीक है। तो क्या किए कि डिफॉर्म कर, जैसे मान लो ऐसे था, एक बार ऐसे किए, ऐसे कर दिए, तो ये भी तो चेंज हो गया कन्फिगरेशन, तो ये क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। जैसे मान लो कि ये आपके पास एक वायर है, ठीक। इस वायर में क्या करोगे कि यहाँ पे नीचे कुछ वेट लगा दोगे। ये तो लकड़ी है, ये नहीं, ये वुड है, इसकी नहीं बात कर रही हूँ। एक वायर ले लो, इस वायर में जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, दिख रहा है, ये रबर बैंड है, ठीक। इसमें क्या करोगे, इसमें नीचे यहाँ पर एक यहाँ पे क्या करोगे, एक वेट लगा दोगे। तो जब वेट लगा दोगे तो अभी तो आपके पास रबर बैंड ऐसा है, ठीक है, ये रबर जो है अभी तो ऐसा है, लेकिन जैसे इसमें वेट लगाओगे ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा। देखो बड़ा लेंथ, मतलब ये अपने फॉर्मेशन को क्या किया, चेंज कर लिया, ठीक। तो मतलब क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। तो एक यहाँ पे पढ़ोगे कि डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन समझ में आया कि डिफॉर्मेशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने फॉर्मेशन को चेंज करता है, अपने ओरिजिनल कन्फिगरेशन को चेंज करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो डिफॉर्म हो गया। अब वो डिफॉर्म हुआ क्यों, क्या ऐसा रीज़न था कि वो डिफॉर्म हो गया, तो रीज़न ये था कि हमने क्या करा, हमने उस पर एक फोर्स लगाया, ठीक है। किसी भी चीज़ के ओरिजिनल कन्फिगरेशन को चेंज करने के लिए क्या किया, हमने यहाँ पे, जैसे ये है रबर था, ठीक, तो रबर में हमने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये नीचे आया, ठीक है, इसकी लेंथ इंक्रीज हुई। तो क्योंकि हमने एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसका जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो गया, मतलब ये डिफॉर्म हो गया। हमारे फोर्स लगाने की वजह से डिफॉर्म हुआ, इसलिए इस फोर्स का नाम जो है वो क्या हो गया, डिफॉर्मेशन, ठीक। डिफॉर्मेशन फोर्स, डिफॉर्म फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक, कुछ भी कह सकते हो। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या किए, हमने नाम दिया कि ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक। अब देखो, अब क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसे होंगे, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हम कैटेगराइज इसको कर सकते हैं, ठीक है। कैसे दो तरह से कैटेगराइज करोगे, कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं, अगर हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो ये अपने एक्चुअल शेप को गेन कर लेगा। और कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि अगर हम उस पे से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं तो वो अपने एक्चुअल शेप को गेन नहीं कर पाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे ये रबर मैंने दिखाया आपको, ये रबर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, तो जब इस रबर पे क्या करोगे कि जब इस रबर पे फोर्स लगाओगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, इसकी लेंथ बढ़ गई। जैसे ही यहाँ से फोर्स हटाए,
इसकी लेंथ वापस आ गई अपने पोजीशन पे। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे जिस पर अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लेते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट का हमने नाम दिया, ऐसे बॉडी का हमने नाम दिया इलास्टिक बॉडी। ठीक है, ऐसी बॉडी का हमने नाम दिया इलास्टिक बॉडी। और जो अपने ओरिजिनल शेप को गेन नहीं कर पाते हैं, ऐसी बॉडी का हमने नाम दिया प्लास्टिक बॉडी। ठीक, या नॉन इलास्टिक बॉडी। नॉन इलास्टिक भी कह सकते हो, नॉन इलास्टिक का दूसरा नाम है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या हुई, तो यही तो देखो इलास्टिसिटी क्या होता है कि इलास्टिसिटी आपकी क्या हो गई, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी हो गई इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी आपकी बॉडी की प्रॉपर्टी हो गई, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, कैसी प्रॉपर्टी हुई, इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी हुई कि जब हम उस मटेरियल पर से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रबर था आपका, एक रबर था, इस रबर पे से जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे ही आपका रबर है तो इस रबर पे से जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब समझ में आ रहा है ना कौन सा फोर्स, तो जैसे ही हम रबर पर से इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा रहे हैं तो ये रबर क्या हो रहा है कि अपने एक्चुअल पोजीशन को गेन कर ले रहा है। तो इसी टाइप की जो बॉडी होती है कि ऐसी बॉडी जो जिस पर से अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो वो अपने एक्चुअल पोजीशन को गेन कर लेता है, तो ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी। और उसकी ये जो प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, एक्चुअल पोजीशन, जब उस पर से फोर्स हटा रहे हैं तो एक्चुअल पोजीशन को गेन करने की जो प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी उसकी क्या हो गई, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी समझ में आया, इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की वो वाली प्रॉपर्टी होती है जिस पर से अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें तो वो अपने ओरिजिनल कन्फिगरेशन को गेन कर लेता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो इसी तरह से हमने जैसे देखो यहाँ पे भी है, ये एक रबर की बॉल है। ठीक है, जब हमने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद ऐसी हो गई, जैसे ही हमने ये फोर्स हटाई अपने एक्चुअल पोजीशन को गेन कर लिया। ठीक है, तो ये एक इलास्टिक बॉडी हो गई आपकी। ठीक है, एक इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक, इसी तरह से ये एक आपका प्लास्टिक बॉडी, नॉन इलास्टिक बॉडी, जिस पर से अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को, ये फोर्स लगा के हमने इसके फॉर्मेशन को चेंज कर दिया। ठीक है, जब उस पर फोर्स लगा रहे हो तभी ना ऐसा हो रहा है, तो फोर्स लगा करके हमने इसके फॉर्मेशन को चेंज कर दिया, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से हाथ हटा रहे हैं तो ये अपने एक्चुअल पोजीशन को गेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इलास्टिक बॉडी। ठीक, इतना समझ में आया। जैसे आपका पुट्टी होता है, पुट्टी क्या होता है, घर में जो करते हैं ना, सीमेंट वाइट वॉश जो करते हैं तो उसको कहते हैं। ठीक, मड हो गया, जैसे आपका मड हुआ तो मड में भी क्या करोगे कि जैसे ही आप मतलब कि उसके ओरिजिनल फॉर्मेशन को चेंज कर दो, उस पर एक पत्थर डालोगे या फिर पैर ही डालोगे, कुछ भी डालोगे, तो उसका क्या होगा, ओरिजिनल फॉर्मेशन उसका चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा। और अगर आप पैर हटा लेते हो तो क्या वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, तो नहीं आता है वापस। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से तीसरा एक आपका होता है नॉन इलास्टिक बॉडी, सॉरी इन इलास्टिक बॉडी। इन इलास्टिक बॉडी क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इमेज देख रहे हो, ये इमेज देख रहे हो, यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो ये इसके फॉर्मेशन में तो चेंज हो गया। ठीक है, अगर फोर्स हटा लिए तो ये एक्चुअल पोजीशन को गेन नहीं किया, लेकिन अगर हम इस पर क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जैसे कितने बार होता है ना कि प्लास्टिक की बॉटल ले रहे हो, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल को फोर्स लगा करके उसमें क्या कर रहे हो, उसको डिफॉर्म कर दे रहे हो, लेकिन जैसे ही उसको मुंह से फूंक करके फिर उसमें मतलब फूंक देते हो तो वो क्या हो जाता है, अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है ना। और अगर तो ये जो हम मुंह से फूंक रहे हैं और तब वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करें कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको उसके ओरिजिनल शेप में ले आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, इनइलास्टिक बॉडी। ठीक, ऐसी बॉडी को हमने क्या नाम दिया, इनइलास्टिक बॉडी। जैसे लकड़ी हुआ, ठीक है, वुड हुआ, आपका ग्लास हो गया, ग्लास भी एक बार फूट जाता है तो उसमें कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे वो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगा। ठीक, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि इलास्टिसिटी क्या होती है। उसके बाद इलास्टिक बॉडी क्या हुआ, प्लास्टिक बॉडी क्या हुआ, इनइलास्टिक बॉडी क्या हुआ। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि ये जो आपने इलास्टिसिटी पढ़ी, ठीक है, कि ये पढ़े ना कि जैसे मान लो कि ये रबड़ है, ठीक है, इस रबड़ पे फोर्स लगा रहे हो तो इसकी लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, फोर्स हटा दे रहे हो, फोर्स मतलब कि डिफॉर्मिंग फोर्स, अंडरस्टूड है, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, तो फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो तो इसके शेप में चेंज हो जा रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा ले रहे हो तो ये ओरिजिनल शेप को गेन कर ले रहा है। तो यही जो इसका ये जो शेप में चेंज होना है, क्या हम इस पे फोर्स लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, ये अपने शेप में चेंज होता जाएगा, होता जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जो है वो अपने मतलब कि हमेशा ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ ही जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं होता है कि हम इस पे फोर्स लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं और ये अपना डिफॉर्म होता जा रहा है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि हम इस पे फोर्स लगाते जा रहे हैं, फोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हम इतना फोर्स लगा देते हैं कि अब ये अपने एक्चुअल पोजीशन को ना गेन करके इसकी लेंथ आप देखोगे तो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब हम ये कहेंगे कि अब ये जो है वो अपने एक्चुअल शेप को गेन नहीं किया। तो वो मिनिमम फोर्स, जैसे मान लो कि ये रॉड है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई वायर है, ठीक, इस वायर में नीचे आपने क्या किया, फोर्स लगाया, वायर की लेंथ बढ़ती जा रही है, फिर फोर्स लगाया, वायर की लेंथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये क्या होता है कि इसका लेंथ जो है वो बढ़ना बंद हो जाता है, या फिर वायर जो है वो टूट जाती है, या फिर कहोगे कि इसका लेंथ बढ़ना बंद हो जा रहा है और ये इतना ही लंबा हो गया। ठीक है, अब अगर उस पर से फोर्स हटा दे रहे हो तो वो ऊपर तो जा रहा है लेकिन अपने एक्चुअल पोजीशन को गेन नहीं कर पा रहा है। तो जैसे मान लो कि हमने इस पर 10 kg का फोर्स लगाया, ठीक है, तो 10 kg का फोर्स लगाया तो ये इतना जो है वो बढ़ गया। ठीक, अब अगर हमें 11 kg, अब अगर हम 9 kg का फोर्स लगा रहे हैं, 8 kg का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो रहा है कि इतना ही रह रहा है। ठीक, तो क्या इसका जो है वो इसकी जो ये एक लिमिट हो जाएगी। तो जब हम इस पर से ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटा ले रहे हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप को गेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वही जो फोर्स होता है, वही जो मैक्सिमम फोर्स होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग स्ट्रेस जो है आपका, वो इंक्रीजिंग स्ट्रेस की जो मिनिमम वैल्यू, उसके बाद आप कितना भी बढ़ाते जाओ ये अपने ओरिजिनल शेप को गेन नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गई, इसकी लिमिट हो गई। तो उसको क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी की वो क्या हो गई, एक लिमिट हो गई कि आप उसके बाद कितना भी उसका फोर्स बढ़ाते जाओ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये इससे ज़्यादा जो है वो ना बढ़ सकता है और ना अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा। आप भले से इस पर से फोर्स हटा लो, ठीक है, आप भले से इस पर से फोर्स हटा लो या कम फोर्स लगा दो, ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी की लिमिट। इसका काम अभी आगे पढ़ेगा जब आगे के लॉज पढ़ोगे। ठीक है, सॉरी, देखो, तो इसका काम अभी आगे आपको पढ़ने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब क्या है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना कि यहाँ पे फोर्स लगाते जा रहे हैं तो ये स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग यहाँ पे फोर्स लगाते, यहाँ पे लगाया तो थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ पे लगाया तो थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है।
ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं फोर्स, वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद ये अपने ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर सकता। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ओरिजिनल कन्फिगरेशन को गेन नहीं कर सकता है, तो इसको क्या कहते हैं, लिमिट। किसकी, इलास्टिसिटी की लिमिट। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये क्या होता है। देखो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो कि ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, ये आपके पास एक रॉड है। इसमें आपने क्या करा कि इसमें आपने एक यहाँ पे वेट लगा दिया, ठीक है, इसमें आपने एक वेट लगा दिया। इस वेट को लगाने की वजह से ये जो रॉड है वो इतना यहाँ पे बढ़ गया। ठीक, पहले से इस रॉड की जो लंबाई थी, L। जब हमने इस पर फोर्स लगा दिया तो इसकी लंबाई हो गई डेल्टा L। यहाँ पे हमने क्या किया, ये फोर्स लगा दिया। ठीक, देखो समझना ध्यान से, ये फोर्स हमने क्या करा, ये फोर्स हमने जो है वो इस पर नीचे की तरफ लगाया है, ये फोर्स हमने इस पर नीचे की तरफ लगाया है, ठीक है। अब अगर मान लो कि हमने इस पर फोर्स लगा दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने इस पर फोर्स लगा दिया, ठीक है, ये डेल्टा L लेंथ इंक्रीज हुआ, वायर जो है वो डेल्टा L लेंथ इंक्रीज हुआ। क्यों डेल्टा L लेंथ इंक्रीज होके ये रुक गया, क्यों रुक गया? फोर्स हमने क्या पढ़ा है, न्यूटन के लॉज में हमने क्या पढ़ रखा है, न्यूटन के लॉज में हमने ये पढ़ रखा है ना कि कोई बॉडी जो है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ते हो, कोई बॉडी अपने ही स्टेट में रहना चाहती है, ठीक है, जब तक कि हम उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, मतलब जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तब तक वो उसी कंडीशन में रहना चाह रही है। अगर वो रेस्ट के कंडीशन में है तो रेस्ट के कंडीशन में रहेगी, अगर वो मोशन के कंडीशन में है तो मोशन के कंडीशन में रहेगी, ठीक है। पहले वायर रेस्ट के कंडीशन में था, हमने फोर्स लगा दिया तो उसमें मोशन आया, ठीक है, मोशन आया तभी ना वो नीचे आया, तो मोशन आया। तो अब ऐसा क्या हो गया कि वो मोशन अपने आप रुक गया, क्या फोर्स जो है अपना डेफिनेशन बदल लिया कि अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे ये डेल्टा L लेंथ बढ़ करके और अपने आप ही रुक गया, ठीक है। तो अपने आप तो रुक नहीं सकता है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो इसको रोका, जो इसको जो है वो इस वायर को डेल्टा L के आगे बढ़ने नहीं दिया, कुछ तो ऐसा हुआ। अब ऐसा क्या हुआ कि जो इसको जो है वो डेल्टा L के आगे बढ़ने नहीं दिया। तो देखो क्या होता है, या फिर ये भी कह सकते हो, यहाँ से भी एक चीज़ गेस कर सकते हो कि जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये डेल्टा L बढ़ गया, ठीक है, डेल्टा L बढ़ गया। हम बोलते हैं कि जो इलास्टिक बॉडी है आपकी, ठीक है, जैसे मान लो ये रबड़ मैंने दिखाया था, ठीक, ये रबड़ मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। तो ये जो इलास्टिक बॉडी है आपकी, हमने फोर्स लगाया तो इसका लेंथ बढ़ा, ठीक। अब ध्यान देना, जैसे ही हम फोर्स हटा रहे हैं ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस चला जा रहा है। ऐसा कैसे हो जा रहा है कि ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस चला जा रहा है, ठीक है, इसको हमने पढ़ा कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है, ओरिजिनल फॉर्मेशन को रिगेन कर लेता है। लेकिन कुछ तो ऐसा हो रहा होगा उसके अंदर कि वो जो है अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर ले रहा है। तो यहाँ पे भी देखो, अगर जैसे ही हम ये फोर्स हटा रहे हैं ये वायर जो है वो तुरंत उठ के यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ हो रहा होगा ना जो इस वायर को उठा के यहाँ पे ले आ रहा है फिर से, क्योंकि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तब ये नीचे आ रहा है अपने मन से तो नीचे आ नहीं रहा था, तो जब हम फोर्स लगाए तब ये नीचे आया। तो जब हम फोर्स हटा रहे हैं तब ये ऊपर चला जा रहा है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो ऊपर भी तो ऐसा कुछ हो रहा होगा जो इसको ऊपर की तरफ खींच ले रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, क्या होता है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है जो इसको क्या कर रहा है कि डेल्टा L से ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है, और ऊपर खींच ले रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी एक फोर्स लगा,
कहाँ पे लगा, बाहर नहीं, इसके अंदर, ठीक है। इस वायर, जैसे ही हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, जैसे ही हमने इस वायर पर एक फोर्स लगाया, यहाँ पे हमने वायर के इस एंड पे ये फोर्स लगाया, वैसे ही क्या हुआ कि इसके अंदर, मतलब इसमें सॉरी, इसमें जो एटम्स हैं, इस वायर के अंदर जो एटम्स हैं, वो उन एटम्स के बीच में भी एक फोर्स जनरेट हुआ। कैसा फोर्स जनरेट हुआ, तो उस एटम के भी बीच में एक ऐसा फोर्स जनरेट हुआ जिस फोर्स का दो काम है, ठीक है। ये ऐसा फोर्स जनरेट हुआ जिस फोर्स का दो काम है। पहला तो ये काम है कि ये जो आपका फोर्स जनरेट हुआ, ठीक है, चलो, ये जो आपका ये फोर्स जो आपका ये जनरेट हो रहा है, पहली बात कि ये जो फोर्स है ये इस वायर को इस डेल्टा एल लंबाई से ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। डेल्टा एल लंबाई से ज़्यादा इसको बढ़ने नहीं दे रहा है। और दूसरा काम इसका ये हुआ कि जैसे ही हम इस वाले फोर्स को हटा ले रहे हैं जैसे ही हम इस वाली फोर्स को हटा ले रहे हैं, तो ये फोर्स इसको फिर से इसके ओरिजिनल पोजीशन पे लेके चला जा रहा है। मतलब ये फोर्स, जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, तो ये जो फोर्स मेरा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ये जो फोर्स मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, इस फोर्स ने क्या किया कि इस वायर, जैसे वायर है यहाँ पे फोर्स लगा था, इस फोर्स ने क्या किया, यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हुआ, इस फोर्स ने क्या किया कि इस वायर को फिर से यहाँ पे लेके चलाया, मतलब इसके ओरिजिनल शेप को रीस्टोर कर लिया। समझ में आया? इसके ओरिजिनल शेप को, किसके, इस वायर के ओरिजिनल शेप को, जैसे ही हमने फोर्स हटाया, इस वायर के ओरिजिनल शेप को इसने क्या किया, रीस्टोर कर लिया, ठीक। तो ये जो फोर्स हुआ इसका हमने नाम दे दिया रीस्टोरिंग क्या, फोर्स। समझ में आई बात? इसका हमने नाम दिया रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक। तो इसका हमने नाम दिया क्या, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। क्यों नाम दिया रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि इसने इसके ओरिजिनल शेप को रीस्टोर कर लिया। समझ में आया? अब देखो, अब अगर मान लो कि हम एक स्टील की वायर ले लेते हैं, ठीक है, और हम एक प्लास्टिक की वायर ले लेते हैं। इसी में देखो, हमने एक क्या किया, हमने एक स्टील की वायर ले लिया और हमने एक प्लास्टिक की वायर ले लिया, ठीक। अब हम इन दोनों पे फोर्स लगाते जाते हैं। स्टील पे हमने लगाया 1 kg, ठीक है, स्टील पे हमने फोर्स लगाया 1 kg, 2 kg, 3 kg, ऐसे ही लगाते लगाते बढ़ाते बढ़ाते देखे कि जब हम 8 kg का फोर्स लगा रहे हैं तो स्टील की वायर क्या हो जा रही है, ब्रेक कर जा रही है, टूट गई, ठीक। चलिए, अब हमने क्या किया, प्लास्टिक पर फोर्स लगाना शुरू किया। तो इस पर जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमने फिर इस पर भी लगाया 1 kg, 1 kg, 2 kg, ठीक। ऐसे ही बढ़ाते गए बढ़ाते जब हमने 10 kg का फोर्स लगाया तो क्या हो गया, ये वायर जो है वो प्लास्टिक की जो रॉड है वो क्या हो गई, टूट गई, ठीक। तो जैसे ही हमने फोर्स लगाया 10 kg का, ये टूट गई। हमने इस पर 8 kg का फोर्स लगाया, ये टूट गई। अब बताओ कि यहाँ से क्या पता चल रहा है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होगा, मतलब स्टील ज़्यादा मजबूत है कि प्लास्टिक ज़्यादा मजबूत है? क्या कहोगे, बोलो क्या कहोगे? तो यहाँ पे कहोगे ना कि यहाँ पे प्लास्टिक पे तो हम 10 kg तक का फोर्स लगा ले रहे हैं और स्टील पे हम 8 ही kg लगा रहे हैं तो स्टील टूट जा रहा है लेकिन प्लास्टिक पे तो हम 10 kg का लगा ले रहे हैं तब प्लास्टिक टूट रहा है, तो यहाँ तो प्लास्टिक मजबूत हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ तो अगर प्लास्टिक मजबूत हो गया तो ये बताओ कि जो मशीन्स वगैरह बनती है या फिर बिल्डिंग बनते हैं, कुछ भी बनता है, तो उसमें ज़्यादा प्रीफर हम लोग स्टील को क्यों करते हैं अगर प्लास्टिक मजबूत है? तो ऐसा तो बोल नहीं सकते हो कि प्लास्टिक मजबूत है। अगर नॉर्मली देखोगे, ऐसे ही जनरली देखोगे, तो तभी भी जो है वो
कोई नॉर्मल बंदे से भी पूछोगे जिसको फिजिक्स नहीं भी आती है, कुछ भी नहीं आता है, एकदम ही पढ़ा लिखा नहीं है, उससे भी पूछोगे तभी भी वो भी यही कहेगा कि स्टील की रॉड ज़्यादा मजबूत होती है प्लास्टिक से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि हमारा प्लास्टिक ज़्यादा मजबूत हुआ स्टील से? तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अब देखो डिफरेंस समझने की कोशिश करो। हमने जो प्लास्टिक का रॉड लिया, ठीक है, हमने ये जो प्लास्टिक का रॉड लिया और हमने ये जो स्टील का रॉड लिया, डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? ये रॉड हमारा कैसा है? मोटा है। ये रॉड हमारा कैसा है? एकदम पतला है। ठीक, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसका जो एरिया है, ये एरिया में बहुत डिफरेंस है। यहाँ हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एरिया में लगा रहे हैं, यहाँ हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत कम एरिया में लगा रहे हैं। ये हमारा बहुत पतला रॉड है, प्लास्टिक का हमारा मोटा रॉड है, तो जाहिर सी बात है जब ये मोटा है तो ये ज़्यादा वेट लेगा। तो क्या हमारा ये एक सही कंपैरिजन है, एक फेयर कंपैरिजन है कि हम स्टील और प्लास्टिक को कंपेयर कर रहे हैं? तो नहीं। तो यहाँ पे हम इससे ये जो हम इलास्टिसिटी पढ़े, ठीक है इलास्टिसिटी हमने पढ़ा, लेकिन हम इसको यहाँ पे इलास्टिसिटी से किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी को मेज़र करना, ये हम मेज़र करने का तरीका हमारा यहाँ पे गलत है। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इसमें जितना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, इसमें जितना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, यहाँ से ये चीज़ हम मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए हमने क्या किया? इसको मेज़र करने के लिए हमने एक नई डेफिनेशन बनाई। हमने क्या बोला कि हमने बोला कि सबका एरिया जो है वो बराबर कर डालो। ठीक है, हमने क्या बोला? हमने बोला कि सबका एरिया बराबर कर दो। अब सबका एरिया जब बराबर कर दो, अब देखो फोर्स लगा के, बहुत फोर्स लगा रहे थे ना, चलो अब सबका एरिया बराबर कर दो। एक स्टील की रॉड ले लो और एक प्लास्टिक की रॉड ले लो। ठीक, एक स्टील की रॉड ले लो, एक प्लास्टिक की रॉड ले लो, दोनों का एरिया बराबर कर दो। दोनों का एरिया 1 mm कर दो। ये पेन नहीं दिख रहा होगा। दोनों का एरिया 1 mm कर दो। ठीक है, अब लगाओ वेट। चलो अब लगाओ वेट, अब लगाओ। अब देखो यहाँ पे ये प्लास्टिक है, ये स्टील है, अब लगाओ। तो जाहिर सी बात है कि स्टील पे हम ज़्यादा देर तक लगा सकते हैं और प्लास्टिक तुरंत मेरा टूट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ से हमने क्या डेफिनेशन बनाया कि ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन उतना ही फोर्स हमारा क्या होता है यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, इतना ही फोर्स। तो यही जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, मतलब कि किसी भी मटेरियल की फोर्स जनरेट करने की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये कब टूट जाएगा या ये कब जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा? ये तब कांस्टेंट हो जाएगा जब ये मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स और इसके खुद के द्वारा जनरेट किया हुआ फोर्स दोनों बराबर हो जाएगा, तब ये जो है वो बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने एक नई डेफिनेशन बनाई। किस लिए? इसकी इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए। क्या डेफिनेशन बनाई? कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमारा, रीस्टोरिंग फोर्स जो हमने बताया है कि रीस्टोरिंग फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स हम ऐसे ही नहीं लगा लेंगे। ठीक है, हम पर यूनिट एरिया पर लगाते हैं। ठीक है, अगर हम इस रीस्टोरिंग फोर्स को पर यूनिट एरिया पर लगा रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि कौन सी बॉडी जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है, कौन सी बॉडी जो है वो कम इलास्टिक है। ठीक, तो यही जो रीस्टोरिंग फोर्स हमारा पर यूनिट एरिया पर लग रहा है, इसी को हमने क्या नाम दिया? एक नया नाम दिया। इसको हमने क्या नाम दिया? स्ट्रेस। ठीक, समझ में आई बात? इसी को हमने क्या नाम दिया? स्ट्रेस नाम दिया। यही हमारा स्ट्रेस होता है। और जब हम फोर्स इसमें किसी भी मटेरियल में जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे L का चेंज हुआ, ओरिजिनल लेंथ L थी, यहाँ पे डेल्टा L चेंज हुआ, तो चेंज जो हो रहा है, ठीक है, किस में चेंज हो रहा है? तो यहाँ पे चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज कन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिगरेशन, ओरिजिनल कन्फिगरेशन, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्ट्रेन। ठीक, स्ट्रेन किसको कहोगे? सिंपली
ओरिजिनल कन्फिगरेशन से कोई भी बॉडी जो है अपने ओरिजिनल कन्फिगरेशन से जो थोड़ा भी चेंज होती है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी में क्या हो गया, स्ट्रेन आ गया। जैसे मान लो, नॉर्मली सोचो ना, जैसे मान लो कि सोते हो, ठीक है, कभी कभी सोने में क्या होता है कि ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है गले में कि गला हमारा क्या होता है, ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। कभी कभी गले में ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है कि ये दर्द करता है, ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि गले में हमारा क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। ठीक, समझ में आया? तो यही नॉर्मल हुआ आपका स्ट्रेन। ठीक, क्या हो गया कि अगर कोई भी चीज़ अपने एक्चुअल कन्फिगरेशन से अपने कन्फिगरेशन को चेंज करती है, ओरिजिनल कन्फिगरेशन से अपने कन्फिगरेशन को चेंज कर रही है, तो वो क्या हो गया आपका, उसको हम लोग स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, और कन्फिगरेशन को चेंज करने के लिए जो हमने उस पर फोर्स लगाया, उसकी वजह से जो रीस्टोरिंग फोर्स, उसमें मटेरियल का जो फोर्स जनरेट हुआ, तो उस रीस्टोरिंग फोर्स को जब हम पर यूनिट एरिया मेज़र करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाम देंगे स्ट्रेस नाम देंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? अब आ जाओ स्लाइड पे। तो यही आपका क्या है, यही आपका लिखा हुआ है यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, और यही आपका यहाँ पे स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस। अब देखो, ये जो आपका ये स्ट्रेन है आपका, हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला गलत है, डेल्टा एल अपॉन एल, ये होगा स्ट्रेन का फॉर्मूला। ठीक है, नोट कर लेना, डेल्टा एल अपॉन एल, ये फॉर्मूला गलत है, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक, और इसकी जो स्ट्रेस की यूनिट होगी आपकी, ये क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे होगी ये निकाल सकते हो यहाँ से, सॉरी यहाँ से, ओफो, देखो यहाँ से निकाल सकते हो। फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का यहाँ पे न्यूटन, ठीक, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर, फोर्स पर मीटर स्क्वायर। और क्योंकि ये हमारी प्रेशर की भी यूनिट होती है, इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने क्या नाम दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने नाम दिया पास्कल, तो इसलिए पास्कल कहते हैं। और यहाँ से उसका डायमेंशन निकाल सकते हो, ये पढ़ रखे हो कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपका। ठीक, अब देखो ये जो आपकी स्ट्रेस हो गई, ठीक है, या फिर आपकी जो ये स्ट्रेन हो गई, तो अब क्योंकि हम यहाँ पे वायर लेके चल रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हमने वायर लिया हुआ था, और वायर में जब हम फोर्स लगा रहे थे, तो वायर में जब हम फोर्स लगा रहे थे नीचे की तरफ, तो क्या हो रहा था कि इसकी लेंथ में चेंज हो रहा था। ठीक, इसी तरह से तो यहाँ पे एक स्ट्रेन हुआ, ठीक है, इसी तरह से इसके वॉल्यूम में चेंज होगा। यहाँ पे जो लेंथ में चेंज हुआ, इसको हमने क्या नाम दिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। फिर वॉल्यूम में चेंज होता है तो उसको हमने क्या नाम दिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और उसी तरह से फिर क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट हम ऐसा लेंगे, जैसे मान लो ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि इसका नीचे का पोर्शन फिक्स है, और ये हमने यहाँ पे इसको शेयर कर दिया, ठीक है, मतलब टिल्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी इसके कॉन्फ़िगरेशन में डिफॉर्मेशन तो हुआ, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज तो हुआ, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेन जनरेट हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो इसी तरह से स्ट्रेस भी, इसमें जो स्ट्रेस हुआ, मतलब जो ये स्ट्रेस पढ़े हो, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये किसी भी बॉडी पे ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कितने तरह से वर्क करती है। ठीक है, कितने टाइप की आपकी रिस्टोरिंग फोर्स हुई, तो हमने इसको कैटेगराइज किया दो कैटेगरी में, रिस्टोरिंग फोर्स नॉर्मल, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस को हमने कैटेगराइज किया दो कैटेगरी में, एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, एक आपका शेयरिंग स्ट्रेस हो गया। किस बेसिस पे हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, तो हमने इसको इस बेसिस पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं किस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी मटेरियल पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स हम
किस तरह से लगा रहे हैं, ठीक है, वो फोर्स हम किस तरह से लगा रहे हैं। अगर हम फोर्स नॉर्मली लगा रहे हैं, ठीक, तो उसको हमने नॉर्मली किसके, एरिया के, अगर हम एरिया के नॉर्मली लगा रहे हैं तो उसको हमने नाम दिया नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अगर हम एरिया के नॉर्मली ना लगा करके, जैसे ये है, इसके नीचे वाले को फिक्स करके हम ऐसे फोर्स ना लगा करके हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, दिख रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। ये जो आपका एरिया है, ये ऊपर वाला, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। तो ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस ध्यान देना, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऐसे करके हम फोर्स लगा रहे हैं। नॉर्मल तो नहीं हुआ, कैसा हुआ, टेंजेंशियल हुआ, इसके टेंजेंट, ये इसका टेंजेंट हुआ ना, किसी भी सरफेस के साइड को टच करके जो लाइन जाती है उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। मैथ में पढ़े होगे ना, इतना तो जानते ही हो। तो जब हम इसके अकॉर्डिंग फोर्स लगाएं तो इसको हम लोग क्या बोले, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रेस को क्या किया, कैटेगराइज किया स्ट्रेस को। तो दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा आपका क्या हुआ, शेयरिंग स्ट्रेस। इसको हमने नाम दिया शेयरिंग, ठीक है इसको हमने नाम दिया शेयरिंग। तो ये आपका हो गया शेयरिंग स्ट्रेस और एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस। अब इस नॉर्मल स्ट्रेस को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल इतने देर से जो पढ़ रहे हो वो लॉन्गिट्यूडनल ही हुआ, ठीक है। ये आपका इसके जब लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, जब यहाँ पे लेंथ इसकी बढ़ रही है तो यहाँ पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स हम कैसा लगा रहे हैं, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर, ये जो फोर्स लगाया हमने परपेंडिकुलर लगाया, इसमें जो फोर्स जनरेट हो रहा है ये भी फोर्स क्या हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर जनरेट हुआ, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका फोर्स परपेंडिकुलर हुआ। तो ये इतने देर से पढ़ रहे हो, ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ, ठीक, लेंथ के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूडनल हुआ, ठीक है। इसके बाद एक होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर बोल सकते हो बल्क स्ट्रेस। ये क्या होता है, बल्क स्ट्रेस क्या होता है, बल्क स्ट्रेस आपका होता है कि मतलब कि बॉडी पे, अगर आपकी बॉडी है उस बॉडी पे एक तरफ फोर्स ना लग करके सारे तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस बॉडी के चारों तरफ फोर्स लग रहा है, बहुत मतलब हैवी अमाउंट में उसके चारों तरफ फोर्स जनरेट हुआ, ठीक। तो उसको हम लोग कहते हैं बल्क स्ट्रेस। कहाँ पर होता है, जैसे मान लो कि किसी भी बॉडी को वाटर में डिप करते हो, ठीक है, किसी भी बॉडी को वाटर में डिप करते हो तो वाटर क्या होता है, वाटर जो है वो उसके चारों तरफ, उस बॉडी के, जैसे ये बॉडी है इसको हमने वाटर में डिप किया तो वाटर इसके चारों तरफ इस बॉडी के, जैसे यहाँ पे मान लो कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपका कोई वॉल्यूम है, ठीक। इस वॉल्यूम को वाटर में डिप करोगे तो जैसे इस वॉल्यूम को वाटर में डिप करोगे तो इस सरफेस पे, 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 सारे इसके सरफेस पे क्या करेगा, वाटर जो है वो एक अपना फोर्स लगाना शुरू कर देगा। और इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये आपका कंप्रेस होता जाएगा, इसके वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जितना रहेगा ये इतना वॉल्यूम आपको नहीं दिखाई पड़ेगा वाटर के अंदर ये आपको छोटा दिखाई पड़ेगा, लेकिन जैसे इसको वाटर से बाहर लाओगे फिर ये एक्चुअल वॉल्यूम में आ जाएगा। तो ये जो आपका स्ट्रेस हुआ, ये वाला स्ट्रेस लगता ये भी कैसे है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है। ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक। तो इस वाले स्ट्रेस को भी हमने क्या नाम दिया, इस वाले स्ट्रेस को हमने नाम दिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम पे लग रहा है, मैसिव लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इसको हमने बल्क स्ट्रेस भी नाम दिया, ठीक है। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़े हो, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ,
ठीक, दो तरह से हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, या तो इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा या तो इसका लेंथ कम होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं नीचे तो इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हम यही फोर्स इधर इस डायरेक्शन में हम लगाएं, फोर्स इस डायरेक्शन में हम लगाएं तो इसमें कंप्रेशन होगा। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुआ इसको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किए, क्या किए टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो यही पूरा जो मैं कथा इतनी देर से कह रही हूँ यही पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है क्या लिखा हुआ है, यही पूरा यहाँ पे लिखा है कि ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस हुआ कि जैसे ही नॉर्मल हम लगा रहे हैं सरफेस के, अगर हम फोर्स सरफेस के नॉर्मल लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स हम सरफेस के नॉर्मल लगाए, यहाँ पे इतना था फोर्स लगाए, डेल्टा एल इसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुआ। ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ये दो तरह से हुआ। अगर हमारा लेंथ बढ़ जाएगा, यहाँ पे एल था, अगर एल प्लस डेल्टा एल हो गया, ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर हमारा लेंथ कम हो गया, जैसे ये एल था, हमने देखो यहाँ पे जो मैं बता रही थी, फोर्स उल्टा लगा है ना, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है ना, इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा, यहाँ पे दिख रहा है। तो जब ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा मतलब ये कंप्रेस हुआ। ठीक है, ये कंप्रेस हुआ, तो इसलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, इतनी बात समझ में आई, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया। और जो ये इस वाले स्ट्रेस की वजह से, ये जो हमने स्ट्रेस जनरेट किया, ठीक है, हमने स्ट्रेस जनरेट नहीं किया, स्ट्रेस हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और उस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से क्या हुआ कि स्ट्रेस जनरेट हुआ। ठीक, तो जो स्ट्रेस जो यहाँ पे स्ट्रेस हुआ, ठीक है, मतलब कि जो स्ट्रेस यहाँ पे लगा उसकी वजह से जो उसके शेप में चेंज हुआ, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, लेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस में लग रहा था। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था स्ट्रेस लगाने से, तो जो इसके कन्फिगरेशन में चेंज हुआ इसको हमने नाम दिया लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, डेल्टा एल अपॉन एल, ध्यान रखना। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, देखो बल्क स्ट्रेस जो मैं बता रही थी, इसका वॉल्यूम ऐसा था। ठीक है, इसका वॉल्यूम ऐसा है, ये वॉल्यूम, सॉरी गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ऐसे है। जब हमने इसको वाटर के अंदर डिप किया, ठीक, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि हर डायरेक्शन में आपका क्या होगा, फोर्स लग रहा है। ठीक है, हर डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इसका कम हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा, तो इस ऐसे स्ट्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि सब डायरेक्शन में लग रहा है, बल्क में लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग बल्क स्ट्रेस कहते हैं। और इसकी वजह से जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो अब क्या हुआ ये आपका हो गया पहला टाइप, नॉर्मल स्ट्रेस का सारा टाइप पढ़ लिया। अब देखो शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेन क्या, शियर स्ट्रेस क्या हुआ आपका, जैसे ये सिलेंडर है आपका रखा हुआ, ठीक है, इस सिलेंडर को क्या कर रहे हो कि इसका लोअर एंड फिक्स कर दे रहे हो। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, इसको क्या है ये लोअर एंड इसका फिक्स कर दे रहे हो, ये वाला एंड फिक्स कर दिए और हल्का सा यहाँ से क्या किए, इसको फोर्स लगा दिए। ठीक है, लोअर एंड फिक्स कर दिए और हल्का सा यहाँ पे से इसका फोर्स लगा दिए, तो ये क्या हुआ, ये टिल्ट हो गया, मतलब ये क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया। ठीक, तो कितना टेढ़ा हो गया, पहले इसका ये था, पहले इसकी लेंथ ये थी। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं बनाती हूँ, जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, ये है, ठीक, इसके लोअर एंड को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, देखो कलर चेंज कर लें,
कलर चेंज कर लूँ। देखो लोअर एंड को फिक्स कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया। ठीक, तो जब यहाँ पे फोर्स लगाओगे इसके लोअर एंड को फिक्स करके, तो लोअर एंड यहीं पे रहेगा। ठीक, और ये एंड आपका ऐसा हो जाएगा और ये एंड आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है तो ये वाला एंड और ये वाला एंड, देखो यही वाला ना ऐसा हो गया है यहाँ पे ये वाला, तो इसके बीच में क्या हुआ, ये कुछ थीटा बना। थीटा एंगल से ये क्या हो गया, इसने अपने फॉर्मेशन को चेंज कर लिया। ठीक, डिफॉर्म हो गया ये किससे, थीटा एंगल से। ठीक है, अगर मान लो कि इसकी ये जो लेंथ है ये डेल्टा एक्स है और ये जो लेंथ है ये एल है। ठीक, तो हम कहेंगे कि यही जो थीटा होता है आपका यही जो थीटा है टेन थीटा, यही जो थीटा है आपका, ये थीटा क्या हो जाएगा, ये डिफॉर्मेशन हुआ किसमें, इसके ओरिजिनल फॉर्म से ये डिफॉर्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो शियरिंग, इसी को हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेस। और क्योंकि ये यहाँ पे ये जो स्ट्रेस लगा है, ये जो फोर्स लगा है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर टू दी, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं लगा है। ठीक है, ये टेंजेंशियल लगा है। जैसे ये आपका सिलेंडर है, इसके ये टेंजेंशियल लगा है। ठीक, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस। ठीक है, ध्यान रखना एरिया कौन सा लेना है, ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले सरफेस के टेंजेंशियल ही लग रहा है, ये वाला एरिया लेंगे। ठीक है, इसी तरह से बल्क वाले में चले जाओगे तो क्योंकि इस एक सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है तो ये वाला एरिया लोगे। ठीक है, एरिया ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में यही प्रॉब्लम होती है। ठीक, देखना है इसका न्यूमेरिकल लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाना। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे कौन सा एरिया लेना है। ठीक है, तो बताओगे मुझे कि दिक्कत हो रही है तो फिर मैं करवाऊँगी। ठीक है, वैसे कोशिश करना, अगर ये समझे हुए हो तो लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपका स्ट्रेन हुआ। कैसा ये स्ट्रेन हुआ, यहाँ से एक्स से ये डेल्टा एक्स हो गया और यहाँ पे ये लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ लिया तो ये थीटा का वो हुआ, थीटा का क्या हुआ, थीटा का यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो इसको हम लोग थीटा लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल होता है, इसलिए टेन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये थीटा का डिफॉर्मेशन हुआ, इसको हम लोग डेल्टा एक्स बाय यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आया कि यहाँ पे ये किस किस तरह से ये डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो ये सारा कहानी तो हो गया। अब इसके बाद ये देखिए कि ये क्या है, हुक्स लॉ। ठीक, ये क्या होता है, देखो बहुत ही एक सिंपल लॉ है। ठीक है, एक बहुत ही सीधा साधा लॉ है। इसमें क्या है कि इसमें आपका सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन बताया गया है। ठीक है, क्या रिलेशन बताया गया, आपको पता है कि किसी भी बॉडी पे, किसी भी वायर पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, जब इसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं किसी पे भी तो उसके शेप में चेंज होगा। ठीक है, उसके शेप में चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये हुक ने बताया कि यही चीज़ बताया उन्होंने कि जैसे जैसे हम इस पे स्ट्रेन जो है वो चेंज करते जा रहे हैं, इस पर जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स हम चेंज करते जा रहे हैं, इसका स्ट्रेन जो है और चेंज होता जा रहा है। स्ट्रेन मतलब कि इसका जो शेप है वो आपका चेंज होता है। ठीक है, तो समझ में आया कि सिंपली जितना भी हम फोर्स लगाते जा रहे हैं उतना वो चीज़ स्ट्रेन होती जा रही है। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पर 5 kg का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, 5 kg का डिफॉर्मेशन फोर्स इस पर लगा रहे हैं, तो 5 kg का जब हम फोर्स लगाए तो इसमें जो फोर्स जनरेट हुआ कहाँ पे, इसके अंदर, इतना समझ में आता है ना कि ये जो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये फोर्स जनरेट हुआ जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हो, ये फोर्स कहाँ जनरेट हो रहा है, आसमान में नहीं, ये फोर्स जो है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसके अंदर जनरेट हो रहा है, इसके अंदर। ठीक है
कहीं पर बाहर नहीं जनरेट होता है ये, ठीक है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही जनरेट हो रहा है, ठीक है। वो हम बस हम एक तरह से उसको जो है वो गेस कर लेते हैं कि हाँ ये जो है वो इतना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने इक्विलिब्रियम की कंडीशन को पा लिया है, इसलिए हम कहते हैं कि जितना हम फोर्स नीचे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ऊपर जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो उसी को हमने रीस्टोरिंग फोर्स बोला। तो जैसे हम 5 kg का फोर्स लगा रहे हैं तो 5 kg का रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया, 10 kg का लगा रहे हैं तो 10 kg का जनरेट हो गया, ठीक। तो यही जो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ और इसकी वजह से यहाँ पे जो इसमें इसके फॉर्मेशन में जो चेंज हुआ, इसी में जो ये रिलेशन है ये बताता है आपका क्या, हुक्स लॉ, ठीक है। हुक एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक नाम था, उन्होंने ही ये रिलेशन आपको दिया था। हाँ, इसकी एक लिमिट होती है, ये नहीं है कि आप इसको लगाते जा रहे हो लगाते जा रहे हो लगाते जा रहे हो, ये चेंज होता जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाई थी इलास्टिक लिमिट, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर वो अपनी इलास्टिसिटी की बिहेवियर को मेंटेन रखता है, ठीक है, मतलब कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, ठीक। तो उसी लिमिट के अंदर में रह करके, उसी लिमिट के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया विद इन एन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। इस लिमिट के अंदर ही आपका ये बिहेवियर फॉलो होगा, अगर इस लिमिट से बाहर चले जाओगे तो ये बिहेवियर फॉलो नहीं होगा, ठीक। तो इस लिमिट में रहते हुए ये आपका क्या होता है, स्ट्रेस हमेशा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और स्ट्रेस और स्ट्रेन यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। अब क्योंकि हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन 3 टाइप के पढ़े हैं, एक लेंथ में स्ट्रेस, ठीक है, मतलब लेंथ नॉर्मली जब स्ट्रेस लगाते हैं, जब हम नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं किसी भी बॉडी पे तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हुआ, 2 तरह का हमने पढ़ा, एक बल्क स्ट्रेस और एक आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा टेंजेंशियली जब हम लगा रहे हैं तो शियर स्ट्रेस, और स्ट्रेन भी हमने उसी के रिगार्डिंग 3 तरह का पढ़ा। तो इसीलिए ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये भी आपकी क्या होती है, 3 तरह की होती है। पहला, जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ले रहे हैं, ठीक है, जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ले रहे हैं तब जब हम रिलेशन निकालते हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया, यंग्स मॉडुलस, ठीक। यंग्स मॉडुलस सिंपली आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इधर टेंसाइल और कंप्रेसिव कुछ भी हो सकता है, और अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A और यहाँ पे स्ट्रेन का फॉर्मूला रखोगे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेन का फॉर्मूला रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। क्योंकि नीचे स्ट्रेन है इसलिए इसका यूनिट जो है, जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही यूनिट हो जाएगा और वही डायमेंशन हो जाएगा, ठीक। तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। आगे बढ़ेगा तब ना, देखो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपने बल्क पढ़ा है ना, देखो ये आपका बल्क हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका देखो ये आपका हो गया, ये वॉल्यूमेट्रिक हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हो गया आपका, F/A और अपॉन डेल्टा V/V, ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ से क्या निकालोगे, F/V जैसे उसमें निकाले थे, अपॉन डेल्टा V/A, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन अगर हम गैस की बात करते हैं, ठीक है, तो गैस के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लेंगे, फोर्स की जगह हम प्रेशर लेते हैं, ठीक है। अगर हम गैस की बात करते हैं तो हम फोर्स की जगह क्या लेंगे, प्रेशर P/A, ठीक। तो जब यहाँ पे P/A लोगे तो यहाँ पे रखो डेल्टा P/A/V अपॉन
डेल्टा वी इंटू ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी आया। और जब इसको आप सॉल्व करोगे किससे, इसको आप सॉल्व करोगे बॉयल्स लॉ से, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको जब डिफ्रेंशिएट करके निकालोगे और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे डेल्टा पी इंटू वी की जगह आपकी वैल्यू आएगी माइनस पी डेल्टा वी। तो जब इसको रखोगे तो यहाँ से b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस पी। ठीक है, तो मतलब कि आपका ये जो बल्क मॉडुलस है, ये बल्क मॉडुलस आपका किसके बराबर हो गया, प्रेशर के बराबर। और ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, जब हम वाटर के नीचे डिप करते हैं किसी भी चीज़ को, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम आपका घटता जाएगा। ये माइनस साइन आपका क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक, उसी तरह से फिर शेयर मॉडुलस ले लो। तो शेयर मॉडुलस क्या हुआ कि जैसे आप सिंपली आपका क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू रख दोगे F बाई ए और शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू रख दोगे थीटा। अब थीटा को यहाँ पे डिसॉल्व कर सकते हो डेल्टा x बाई एल करके। ठीक है, रख के वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो, तो वो शेयर मॉडुलस हो गया आपका। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए, अब आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, 2-3 टॉपिक आपके बच गए। इस क्लास को यहीं पे रखते हैं क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी फिर। तो 2-3 टॉपिक आपके बच गए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, पॉइजन्स रेशियो, एक आपका पोटेंशियल एनर्जी है और एप्लीकेशन है। ठीक है, इतने टॉपिक बच गए। इतना टॉपिक है आपका, ये टॉपिक हुआ। आई होप आप सबको ये मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब एक काम देखो करना क्या है, एक काम इसमें आपको करना ये है कि इस पे सारे पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए हैं। ठीक है, एक बार पहले ये सारे को एक बार जैसे ही ये ख़त्म होता है लेक्चर वैसे ही आप क्या करो, पहले एक बार बुक से इस सारे को टॉपिक पढ़ो। ठीक है, एक बार बुक से जो मैंने बताया है वो सोचो दिमाग में और उसके बाद बुक से पढ़ो, समझने की कोशिश करो, तो बहुत अच्छे से चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद से क्या करो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, न्यूमेरिकल लगाओ। ठीक, अगर कहीं पे भी न्यूमेरिकल लगाने में या फिर ये जो मैंने बताया है या फिर बुक से कहीं से भी पढ़ने में अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि मैम ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो जब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी तो मैं आपके वो सारे प्रॉब्लम्स को क्या करूँगी, रिजॉल्व कर दूँगी। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना। 2-3 टॉपिक्स बच गए हैं, वो मैं आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट डे मैं आपको ये चीज़ जो है वो बता दूँगी। ठीक है, तो इन सब को जो है वो बढ़िया से देख लेना, पढ़ लेना, और कोई दिक्कत हो रही है तो बताना, टेंशन मत लेना। एग्ज़ाम से पहले टर्म 2 जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उससे पहले मैं टर्म 2 के टॉपिक्स को क्लियर करवा दूंगी, सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगी। ठीक है, और हाँ, अगर पीडीएफ इसकी चाहिए तो फिर वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। अगर पीडीएफ की ज़रूरत है तो, नहीं अगर बुक से पढ़ने से काम हो जा रहा है तो ठीक है, इट्स सफिशिएंट बुक। तो फिर अगर काम हो जा रहा है तो ठीक है, अगर पीडीएफ की ज़रूरत है तो लिख करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं अगली क्लास में उस पीडीएफ का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। 2-3 टॉपिक बच गए, मैं अगली क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, खुद भी पढ़ो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, दोस्तों तक भी क्लास पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो शेयर करो इसको और भी अपने दोस्तों के साथ, और बहुत बढ़िया से पढ़ाई करो। और अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करो, और अगला वीडियो मैं डालूंगी वो आपको जल्दी से मिल जाए, मतलब आपको पता चल जाए कि वीडियो जो है वो आ गया है, तो इसके लिए इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।